प्रकृति में कार्बन और इसके यौगिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन एक तत्व है और यह अत्यधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। हमारी प्रकृति में कार्बन और इसके यौगिक प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। इनके प्रमुख स्रोत में प्राणी जगत और वनस्पति जगत हैं। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, चाहे वह प्राणी जगत के हो या वनस्पति जगत के हो, ये कार्बन के यौगिकों का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं सजीवों के शरीर का अधिकांश पदार्थ कार्बन के यौगिक हैं। हमारे भोजन के अवयव जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी कार्बन के ही यौगिक हैं। इसके अलावा सजीवों के शरीर का अधिकांश पदार्थ कार्बन के यौगिकों के ही बने होते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम भी कार्बन के यौगिकों का प्रमुख स्रोत है। प्रकृति में कार्बन के यौगिक व्यापक रूप में फैले हुए हैं। सभी तत्वों के यौगिकों की कुल संख्या से कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन एक तत्व है और जिस प्रकार दूसरे तत्व यौगिकों की संरचना करता है, ठीक वैसे ही कार्बन भी यौगिकों का निर्माण करता है। परंतु सभी तत्वों के कुल यौगिकों की संख्या से केवल कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। कहने का मतलब यह हुआ कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अत्यधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। अब तक लगभग 3 मिलियन कार्बन के यौगिकों का पता चला है। अब तक के अध्ययन के मुताबिक लगभग 3 मिलियन यानी 30 लाख कार्बन के यौगिकों का पता चला है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो अत्यधिक संख्या में यौगिकों की संरचना करता है। अब हम जानेंगे कि कार्बन अत्यधिक यौगिकों की रचना क्यों करता है। इसका पहला कारण यह है कि कार्बन के परमाणु परस्पर जुड़कर सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला एवं बंद श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं। इसको चित्र के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बन के जो परमाणु होते हैं ये परस्पर जुड़कर सीधी श्रृंखला बना सकते हैं, शाखित श्रृंखला बना सकते हैं और बंद श्रृंखला भी बना सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाओं का निर्माण करके कार्बन अत्यधिक संख्या में यौगिकों की रचना कर सकता है। दूसरा कारण यह है कि कार्बन विद्युत धनात्मक एवं विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों से संयोग करके यौगिकों का निर्माण कर सकता है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जो तत्व विद्युत धनात्मक होती हैं, वह विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ संयोग करती हैं। परंतु कार्बन एक ऐसा तत्व है जो दोनों प्रकार यानी विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक दोनों प्रकार के तत्वों के साथ संयोग करने की क्षमता रखता है। तो यह भी एक कारण है कि कार्बन अत्यधिक संख्या में यौगिकों की रचना करता है। अगला कारण है कि कार्बन के यौगिक समावयवता यानी आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। समावयवता के बारे में इसी वीडियो में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। समावयवता एक ऐसी परिघटना है जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक की रासायनिक सूत्र एक परंतु उसकी संरचना सूत्र अलग अलग होती है। उदाहरण अगर हम देखें तो ब्यूटेन के 2 समावयवी यानी 2 आइसोमर्स होते हैं। पहला है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा है आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H10। इसमें ब्यूटेन 2 रूपों में पाए जाते हैं, एक है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा है आइसोब्यूटेन। इन दोनों यौगिकों की रासायनिक सूत्र एक जैसा यानी C4H10 होता है, लेकिन इसकी आणविक संरचना भिन्न भिन्न होती है। इसी परिघटना को समावयवता यानी आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो कार्बन अत्यधिक संख्या में यौगिकों की रचना करता है। इसका एक कारण यह भी है कि ये कार्बनिक यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कार्बन के यौगिक मुख्यतः सहसंयोजी क्यों होते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार है। चूंकि हम जानते हैं कि कार्बन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 6 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा। पहला जो कक्ष होगा यानी K कक्ष, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरा कक्ष यानी L कक्ष, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे।
यानी कार्बन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो विन्यास होगा वह इस प्रकार होगा कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अतः कार्बन के बाध्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने के बाद हम ये जान सकते हैं कि कार्बन के बाध्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैस जैसी स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना संभव नहीं हो पाता है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि तत्व के परमाणु आपस में अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करता है। अब यह परमाणु ऐसा क्यों करता है? इसका कारण यह है कि किसी भी परमाणु की यह टेंडेंसी होती है कि उसकी बाध्यतम कक्षा में अक्रिय गैस जैसी स्थायी संरचना प्राप्त हो जाए, यानी उसकी बाध्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। और इसी टेंडेंसी को पूरा करने के लिए परमाणु आपस में अभिक्रिया करती है। तो ये जो अभिक्रिया करती हैं, तो कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने बाध्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है। परंतु कार्बन के बाध्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना या फिर किसी और से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना कार्बन परमाणु के लिए संभव नहीं हो पाता है। अतः कार्बन परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ही अष्टक पूरा करता है। चूंकि दूसरे परमाणु क्या करते हैं, दूसरे तत्वों के परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कार्बन के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग भी नहीं कर पाते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ही अपने बाध्यतम कक्षा में अष्टक पूरा करता है। इसी कारण कार्बन परमाणु सदा सहसंयोजी बंधन ही बनाता है, जिससे कार्बन के यौगिक मुख्यतः सहसंयोजी होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से जो बंधन बनता है उससे कहा जाता है सहसंयोजी बंधन, यानी कार्बन का परमाणु सहसंयोजी बंधन ही बनाता है। इसीलिए कार्बन के यौगिक मुख्य रूप से सहसंयोजी होते हैं। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अणुओं का निर्माण किस प्रकार होता है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन अणु का, यानी H2 का। चूंकि हाइड्रोजन एक तत्व है और इसके परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसके बाध्यतम कक्षा में हम कह सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यह हाइड्रोजन क्या करता है कि यह हीलियम जैसी स्थायी संरचना प्राप्त करना चाहता है। जैसा कि हीलियम के बाध्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन भी अपने बाध्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जैसी स्थायी संरचना प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए क्या करता है कि 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में क्रिया करता है और ये अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंधन बनाता है। अब साझा करने का कंसेप्ट क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आप और आपके फ्रेंड दोनों स्कूल गए। आपके पास कलम है, कॉपी नहीं है, और उसके पास कॉपी है, कलम नहीं है। तो अब क्या है कि आप उससे कॉपी ले नहीं सकते, क्योंकि उसके पास केवल एक ही कॉपी है। इसी प्रकार आपका दोस्त आपसे कलम ले नहीं सकता है, क्योंकि आपके पास केवल एक ही कलम है। तो अब क्या उपाय करेंगे कि दोनों कॉपी और कलम को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, यानी कॉपी और कलम दोनों एक दूसरे के साथ सामूहिक रूप से उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार के कंसेप्ट को कहा जाता है साझा करना। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और इस प्रकार दोनों हाइड्रोजन परमाणु हीलियम जैसी संरचना प्राप्त करता है, यानी एक हाइड्रोजन परमाणु जो है वह दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझा करता है। इसी प्रकार दूसरा परमाणु जो है वह भी इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड कब बनता है कि जब 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। तो इसमें जो बंधन बनता है उससे हम कहते हैं एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड। तो इस प्रकार हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। अब हम समझेंगे ऑक्सीजन अणु का निर्माण। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, यानी इसके बाध्यतम कक्षा में यानी K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और L कक्षा यानी दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा।
यानी किसी ऑक्सीजन परमाणु के पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यह ऑक्सीजन परमाणु क्या करेगा कि अपना बाध्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेगा। इसके लिए 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा और ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस प्रकार पहला परमाणु जो है वह अपना अष्टक पूरा करेगा और दूसरा परमाणु जो है वह भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, यानी दोनों के बीच द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड कब बनता है कि जब 2 परमाणुओं के मध्य 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इस प्रकार डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन अणु का निर्माण। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा कि पहला कक्षा यानी K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा यानी L कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये अपना अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में क्रिया करेगा और ये आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अपना अष्टक पूरा करेगा। पहला नाइट्रोजन परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। दूसरा नाइट्रोजन परमाणु जो है ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि 2 नाइट्रोजन परमाणु आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपना अपना अष्टक पूरा कर लेता है, यानी नाइट्रोजन अणु में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, इसीलिए दोनों के मध्य त्रिबंधन यानी ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसी प्रकार मेथेन अणु का भी निर्माण होता है। मेथेन अणु के निर्माण के लिए कार्बन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन का 4 परमाणु भाग लेता है। इसमें कार्बन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु आपस में क्रिया करता है। चूंकि हाइड्रोजन के बाध्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये हीलियम जैसी स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए अपने बाध्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके अपना स्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार सभी हाइड्रोजन परमाणु अपना स्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है हीलियम जैसा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन परमाणु अपनी स्थायी संरचना प्राप्त कर लिया कार्बन के 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और ये अपने बाध्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा। तो हमने क्या देखा कि कार्बन जो है ये 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ एकल बंधन बनाता है, यानी प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इस प्रकार मेथेन अणु का निर्माण होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कार्बन की अपरूपता यानी एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। कुछ तत्व विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। इन विभिन्न रूपों के भौतिक और कुछ रासायनिक गुणों में अंतर पाया जाता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एक से अधिक रूपों में विद्यमान होते हैं और इनके भौतिक और कुछ रासायनिक गुणों में अंतर भी पाया जाता है। इसी परिघटना को अपरूपता यानी एलोट्रॉपी और विभिन्न रूपों को अपरूप यानी एलोट्रॉप्स कहते हैं। जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में मौजूद हो तो इसी परिघटना को अपरूपता कहा जाता है और अलग अलग रूपों को अपरूप कहा जाता है। अगर हम कार्बन की बात करें तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप हैं, यानी कार्बन जो है वह हीरा के रूप में भी हो सकता है और ग्रेफाइट के रूप में भी हो सकता है। इस प्रकार कार्बन के 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा यानी डायमंड ये कार्बन का एक अपरूप है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। हीरे में क्या होता है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोसी 4 कार्बन परमाणुओं के साथ
सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। इसी कारण हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सही जवाब है हीरा। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है। इसका कारण यह है कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोसी 4 कार्बन परमाणुओं के साथ मजबूती से सहसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। आपने काला हीरा का नाम सुना होगा, जिसे बोर्ट भी कहा जाता है। काला हीरा का उपयोग पृथ्वी के अंदर छेद करने वाले यंत्रों और कांच काटने में किया जाता है। चूंकि हीरा जो है ये सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसीलिए पृथ्वी के अंदर छेद करने या फिर कांच काटने में काला हीरा यानी बोर्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपरूप है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ एक ही तल पर आवंधित होते हैं। हीरे के केस में हमने क्या देखा कि हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोसी 4 कार्बन परमाणु के साथ बंधन बनाते हैं, परंतु ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अपने पड़ोसी केवल 3 कार्बन परमाणुओं के साथ ही आवंधित होते हैं और ये एक ही तल में होते हैं। इसी गुण के कारण ग्रेफाइट चिकना तथा फिसलनशील होता है और इसलिए इसका उपयोग स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल एक स्नेहक के रूप में, एक लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये घर्षण बल को कम करता है। इसीलिए मशीनों में घर्षण बल को कम करने के लिए ग्रेफाइट का एक स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपने अनुभव किया होगा कि जो हमारी पेंसिल में काले रंग की पदार्थ होती है, ये ग्रेफाइट की होती है। जब हम किसी सतह पर इस काले रंग के पदार्थ से उस सतह को रंग देते हैं तो वह सतह काफी फिसलनदार हो जाती है। यानी ग्रेफाइट जो है ये एक स्नेहक के रूप में कार्य करता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 कार्बन परमाणु के साथ ही आवंधित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। चूंकि हम जानते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट एक धातु नहीं है और ये धातु नहीं होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक यौगिकों के प्रकार, यानी रासायनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। शुरू में रसायन शास्त्रियों ने यौगिकों को 2 भागों में वर्गीकृत किया। विज्ञान की शुरुआत के समय रसायन शास्त्रियों ने यौगिकों को 2 भागों में वर्गीकृत किया। जितने भी रासायनिक यौगिक हैं, इनको 2 भागों में इस प्रकार वर्गीकृत किया गया। पहला है कि निर्जीव स्रोतों से प्राप्त यौगिक और दूसरा है सजीव स्रोतों से यानी जीवित स्रोतों से प्राप्त यौगिक। जो रासायनिक यौगिक निर्जीव स्रोतों से प्राप्त हुए उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहा गया और जो रासायनिक यौगिक जीवित स्रोतों में यानी सजीवों में प्राप्त किया गया उन्हें कार्बनिक यौगिक कहा गया। इस प्रकार शुरुआत में रसायन शास्त्रियों ने यौगिकों को 2 भागों में वर्गीकृत किया, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अब हमारा अगला टॉपिक है जैव शक्ति का सिद्धांत यानी वाइटल फोर्स थ्योरी। ये काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। शुरू में यह धारणा थी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों के शरीर में ही हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत सजीव ही है, इसीलिए ये लोगों में धारणा थी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल सजीवों के शरीर में ही हो सकता है। और इसी धारणा के अनुसार स्वीडन के रसायन शास्त्री वर्जिलियस ने यह कल्पना की कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक महान शक्ति के प्रभाव से केवल सजीवों के शरीर में ही बनता है और इससे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। वर्जिलियस ने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक महान शक्ति के प्रभाव में केवल सजीवों के शरीर में ही हो सकता है। इससे किसी भी हाल में प्रयोगशाला में मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इसी सिद्धांत को जैव
शक्ति का सिद्धांत कहा गया। अब वर्जिलियस ने जो सिद्धांत दिया, इसी सिद्धांत को जैव शक्ति का सिद्धांत कहा गया। परंतु कुछ समय के पश्चात वोहलर ने अचानक ही प्रयोगशाला में यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया। उन्होंने दो अकार्बनिक यौगिकों अमोनियम सल्फेट तथा पोटेशियम साइनेट के मिश्रण को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया। इस प्रकार जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत हुआ। आगे चलकर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में किया गया। तो इस प्रकार वोहलर पहला व्यक्ति था जिन्होंने जैव शक्ति के सिद्धांत का खंडन किया। इस प्रकार जैव शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। फ्रांस के रसायन शास्त्री लवॉयज़िए ने प्रयोग द्वारा दिखाया कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन सर्वदा विद्यमान रहता है। लवॉयज़िए के अनुसार कार्बनिक यौगिक में हमेशा कार्बन मौजूद होता है। इस आधार पर कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाने लगा और इसके अध्ययन को कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। वैसे यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद हो उससे कार्बनिक यौगिक कहा जाता है और इसके अध्ययन को कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब अगला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम समझते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किससे कहेंगे? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं यानी एकल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है और इन्हें सामान्य सूत्र CnH2n+2 द्वारा निरूपित किया जाता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें एल्केन भी कहा जाता है और इनके लिए सामान्य सूत्र है CnH2n+2। अब जरा इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह सामान्य सूत्र होता क्या है। चूंकि एल्केन का सामान्य सूत्र जो है वह है CnH2n+2। अब यहाँ पर n = 1 हम रखेंगे, यानी n का मान अगर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा? पहला जो है वह होगा CH4, यानी जो सामान्य सूत्र दिया हुआ है CnH2n+2, इसमें n के जगह पर अगर हम 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा CH4 और इससे कहा जाता है मेथेन। अगला n = अगर हम 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा C2H6 और इससे कहा जाता है एथेन। इसी प्रकार n = 3 अगर रखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा C3H8 और इससे प्रोपेन कहा जाता है। n = 4 के लिए हो जाएगा C4H10 जिससे ब्यूटेन कहा जाता है। n = 5 के लिए हो जाएगा C5H12 जिससे पेंटेन कहा जाता है। इसी प्रकार n = 6 के लिए हो जाएगा C6H14 और इससे हेक्सेन कहा जाता है। तो ये जो श्रेणी बना मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस प्रकार आगे जो बढ़ता जाएगा ये एल्केन श्रेणी है, यानी ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की सूची है। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड अथवा त्रिबंधन यानी ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें दो कार्बन परमाणु के मध्य
या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो वर्गों में बांटा गया है, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है एल्किन और दूसरा है एल्काइन। एल्किन क्या है? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंधन यानी डबल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के वैसे यौगिक जिसमें दो कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है एल्किन कहलाता है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। जैसा कि अभी हमने देखे कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, लेकिन एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अब यहाँ पर n अगर हम 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एल्किन श्रेणी में n 1 नहीं होता है, इसीलिए n का मान हम 2 से ही शुरू करेंगे। तो n 2 अगर रखते हैं तो इसका वैल्यू निकल जाता है C2H4 और इससे कहा जाता है एथीन। अब n अगर 3 रखेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा C3H6 और इससे कहा जाएगा प्रोपीन। इसी प्रकार n 4 रखने पर इसका वैल्यू निकल जाएगा C4H8 और इससे कहा जाएगा ब्यूटीन। तो ये जो श्रेणी है एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ये एल्किन श्रेणी में आता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगला प्रकार है एल्काइन। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबंधन यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। वैसे कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक जिसमें दो कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। यहाँ पर हम n का मान 2 से ही शुरू करेंगे। यहाँ पर इस श्रेणी में n 1 से शुरू नहीं होता है, बल्कि n 2 से शुरू होता है। तो n 2 अगर रखें तो इसका वैल्यू निकल जाएगा C2H2 और इससे कहा जाएगा एथाइन। n अगर हम 3 रखें तो इसका वैल्यू निकल जाएगा C3H4 और इससे कहा जाएगा प्रोपाइन। इसी प्रकार n 4 रखने पर इसका वैल्यू निकल जाएगा C4H6 और इससे कहा जाएगा ब्यूटाइन। तो एल्काइन श्रेणी में जो एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन है, ये ऐसे यौगिकों का श्रेणी है जिसमें त्रिबंधन पाया जाता है। अब तक के डिस्कशन में हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा। हाइड्रोकार्बन वैसे यौगिकों को कहा जाता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं और ये हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अलग नाम है और वह है एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, उसमें पहला है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। तो इस प्रकार हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने जानकारी लिया। अब हमारा टॉपिक है प्रकार्यात्मक समूह, जिसे इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसे अभिक्रियाशील समूह के नाम से भी जाना जाता है। किसी कार्बनिक यौगिक का अणु दो भागों का बना होता है। इसमें एक समूह अधिक महत्वपूर्ण होता है और इसी समूह पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। कार्बनिक यौगिक का जो अणु होता है इसमें दो भाग का होता है। इसमें एक भाग अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी समूह पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। यह समूह अभिक्रियाशील समूह या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। अर्थात किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है अभिक्रियाशील समूह कहलाता है। उदाहरण हम लेते हैं मेथिल अल्कोहल का, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। अब इसमें दो भाग हैं, पहला है मेथिल समूह यानी CH3 और दूसरा है हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH। इस प्रकार मेथिल अल्कोहल में दो भाग होते हैं, पहला है मेथिल समूह और दूसरा है हाइड्रोक्सिल समूह। मेथिल समूह यानी CH3 और हाइड्रोक्सिल समूह कहा जाता है OH को। अब ये जो यौगिक हैं इसमें इसका रासायनिक गुण इस पर निर्भर करता है कि इसका अभिक्रियाशील समूह क्या है, और इस यौगिक का अभिक्रियाशील समूह है OH, जिससे कहा जाता है हाइड्रोक्सिल समूह। तो इस प्रकार इस यौगिक में
हाइड्रोक्सिल समूह जो है वह है अभिक्रियाशील समूह। अब हम कुछ अभिक्रियाशील समूह के बारे में जानकारी लेते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं यौगिक की श्रेणी और दूसरा तरफ लिखते हैं उसका अभिक्रियाशील समूह। सबसे पहला जो श्रेणी है वह हम लेते हैं एल्कोहल का। एल्कोहल का अभिक्रियाशील समूह है OH। इसी प्रकार ईथर का अभिक्रियाशील समूह है O। एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील समूह है CHO और कीटोन का अभिक्रियाशील समूह है CO। अब ये एल्कोहल जो है ये एक विशेष प्रकार के यौगिकों की श्रेणी है और इसका अभिक्रियाशील समूह है OH। इसी प्रकार ईथर जो है वह विशेष प्रकार के कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी है और इसका अभिक्रियाशील समूह O होता है। इसी प्रकार एल्डिहाइड का अभिक्रियाशील समूह CHO, कीटोन का अभिक्रियाशील समूह CO, इस प्रकार करके और भी अभिक्रियाशील समूह हम आगे पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक है समजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें एक ही प्रकार की प्रकार्यात्मक समूह हो समजातीय श्रेणी कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है और इन सभी यौगिकों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक सदस्य की प्रकार्यात्मक समूह एक ही हो तो वैसे श्रेणी को समजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। अगर हम बात करें अल्कोहल का तो जितने प्रकार के अल्कोहल हैं ये सभी एक विशेष प्रकार की समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आती है। जैसे उदाहरण लेते हैं मेथिल अल्कोहल, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। प्रोपिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C3H7OH और ब्यूटिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C4H9OH। तो जितने प्रकार के अल्कोहल हैं सभी का फंक्शनल ग्रुप यानी प्रकार्यात्मक समूह एक जैसा है और वह है OH। तो इस प्रकार की रासायनिक यौगिकों की जो सूची है ये एक ही समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। समजातीय श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 का अंतर होता है। आप देख सकते हैं कि किसी भी समजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य हमेशा CH2 का अंतर होता है। अब यहाँ पर जो अल्कोहल का समजातीय श्रेणी दिखाया गया है इसमें पहला है मेथिल अल्कोहल और दूसरा है एथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल के मध्य CH2 का अंतर है। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल और प्रोपिल अल्कोहल के मध्य भी CH2 का अंतर है। यानी किसी भी समजातीय श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के मध्य हमेशा CH2 का अंतर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है समावयवता यानी आइसोमेरिज्म। कुछ कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्र एक ही होते हैं परंतु उनके अणुओं में परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। समावयवता एक ऐसी परिघटना है जिसमें कुछ कार्बनिक यौगिकों के आणविक सूत्र तो एक जैसे होते हैं परंतु उनके अणुओं में परमाणुओं की संरचना भिन्न भिन्न होती है। इसी परिघटना को समावयवता यानी आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की घटना समावयवता कहलाता है। समावयवता को समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C4H10। ब्यूटेन के दो समावयवी हैं। कहने का मतलब कि एक है नॉर्मल ब्यूटेन और एक है आइसोब्यूटेन। दोनों प्रकार के ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र एक जैसा है और वह है C4H10 परंतु नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में परमाणुओं की संरचना यानी परमाणुओं की जो व्यवस्था होती है वह भिन्न भिन्न होती है। तो ऐसी परिघटना जिसमें रासायनिक सूत्र तो एक जैसा परंतु उसकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होती है इसे समावयवता कहा जाता है और अलग अलग रूप को समावयवी कहा जाता है। तो ब्यूटेन के दो समावयवी हैं, एक है नॉर्मल ब्यूटेन और एक है आइसोब्यूटेन। इसी प्रकार अगर हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन के तीन समावयवी हैं। पेंटेन का रासायनिक सूत्र होता है C5H12
और इसके 3 समावयवी हैं। एक है नॉर्मल पेंटेन, दूसरा है आइसोपेंटेन और तीसरा है नियोपेंटेन। इस प्रकार पेंटेन के 3 समावयवी होते हैं। तीनों प्रकार के समावयवी में परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, परंतु इसमें रासायनिक सूत्र एक जैसा है और वह है C5H12। अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे दहन की। अधिकांश ईंधन पदार्थ कार्बन अथवा उसके यौगिक होते हैं। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं। अधिकांश ईंधन पदार्थ, चाहे वह लकड़ी हो, कोयला हो, पेट्रोलियम हो, ये कार्बन और उसके यौगिक के बने होते हैं और दहन के परिणाम स्वरूप कार्बनिक यौगिक प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं। कार्बन एक ईंधन की तरह कार्य करता है। ये वायु की ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊष्मा और प्रकाश देता है। इसी प्रकार मीथेन एक ईंधन की तरह कार्य करता है जो दहन के परिणाम स्वरूप ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल के अणु, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल भी ईंधन की तरह कार्य करता है। एथिल अल्कोहल वायु की ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल के अणु, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिकों से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। अगर आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो आपको स्वच्छ ज्वाला प्राप्त होगी, लेकिन असंतृप्त कार्बन यौगिकों को जलाने से काले धुएं के साथ पीली ज्वाला की प्राप्ति होती है। वायु की सीमित आपूर्ति में अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कज्जली ज्वाला निकलेगी। अगर दहन अपूर्ण दहन हो, यानी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित न हो, तो ऐसी स्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से भी कज्जली ज्वाला निकलेगी। इसलिए गैस या केरोसिन स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं ताकि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ज्वाला को प्राप्त हो सके। आपने ये देखा होगा कि गैस स्टोव या फिर केरोसिन स्टोव में वायु के प्रवेश के लिए छिद्र होते हैं ताकि दहन की प्रक्रिया में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति हो और इस प्रकार स्वच्छ ज्वाला प्राप्त हो। यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दें तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है और ईंधन का अपूर्ण दहन हो रहा है, जिससे ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। आपने ये देखा होगा कि कभी कभार खाना बनाने वाले बर्तन के तले काले हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ईंधन का अपूर्ण दहन हो रहा है और ये अपूर्ण दहन होने के पीछे का कारण ये है कि इसमें वायु छिद्र में अवरुद्ध है और इस प्रकार ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयला तथा पेट्रोलियम में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होते हैं, अतः इसके दहन से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक हैं। जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, इसमें कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। इसीलिए कोयला और पेट्रोलियम के दहन से वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं और यह पर्यावरण को प्रदूषित करती है। अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जलते हुए पदार्थ कब ज्वाला उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ पदार्थ ज्वाला के साथ जलते हैं जबकि कुछ पदार्थ बिना ज्वाला के जलते हैं। अक्सर ईंधन पदार्थ आग की लपटों के साथ जलता है। आग की इसी लपटों को ज्वाला कहते हैं। जब कोई ईंधन पदार्थ जलता है तो यह कभी कभार आग की लपटों के साथ जलता है और इसी आग की लपटों को ज्वाला कहा जाता है। केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होते हैं। लकड़ी या कोयला प्रारंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं, परंतु वाष्पशील पदार्थों के वाष्पीकृत हो जाने के फलस्वरूप यह लाल रंग के साथ बिना ज्वाला के जलता है। अब जरा इससे हम समझने की कोशिश करते हैं।
शुरू में लकड़ी के टुकड़े या फिर कोयले के टुकड़े ज्वाला के साथ जलते हैं, लेकिन कुछ समय जलने के पश्चात ये बिना ज्वाला का लाल रंग के साथ जलता है। कारण क्या है कि जब तक इसके अंदर वाष्पशील पदार्थ रहता है तब तक ये ज्वाला के साथ जलते हैं, और जैसे ही वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत होकर उड़ जाते हैं ये बिना ज्वाला के साथ जलते हैं। यानी कोई पदार्थ ज्वाला के साथ तभी जलते हैं जब उसमें वाष्पशील पदार्थ मौजूद हो। कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण। अब हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। लाखों वर्ष पूर्व किसी प्राकृतिक आपदा के कारण घने जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि आज से लाखों वर्ष पूर्व किसी प्राकृतिक आपदा के कारण पृथ्वी पर उपस्थित घने जंगल मिट्टी के नीचे दब गए। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण ये पेड़ पौधे लाखों वर्षों के बाद कोयले में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार कोयले का जो निर्माण हुआ वह मृत पेड़ पौधे से कोयले का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीव से हुआ है। मृत समुद्री जीव समुद्री तल पर धीरे धीरे जमा होते गए और गाद से ढकते गए। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि समुद्री जीव मरने के पश्चात समुद्री तल पर धीरे धीरे जमा होते गए और इसके ऊपर मिट्टी और बालू की तह लगातार ढकते गए। लाखों वर्षों के पश्चात ये मृत जीव पेट्रोलियम पदार्थ में परिवर्तित हो गए और इस प्रकार अत्यधिक ताप और अत्यधिक दाब के कारण लाखों वर्षों के समय अंतराल में ये मृत समुद्री जीव पेट्रोलियम पदार्थ में परिवर्तित हो गए। चूंकि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण जीवाश्म से हुआ इसलिए इन्हें जीवाश्मी ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो अब तक के डिस्कशन में हमने ये देखा कि कोयला और पेट्रोलियम का जो निर्माण हुआ वह मृत पेड़ पौधे और मृत जीव जंतु से हुआ है, यानी इसका जो निर्माण है वह जीवाश्म से हुआ है। इसीलिए कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्मी ईंधन इंग्लिश में से फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। आमतौर पर ऑक्सीजन जोड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। आमतौर पर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ईंधनों के दहन की प्रक्रिया में इसमें ऑक्सीजन जोड़ा जाता है। जब कोई भी ईंधन का दहन होता है तो ये वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, यानी ऑक्सीजन जोड़ा जाता है। अतः दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन दे सकता है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखता है वैसे पदार्थ को ऑक्सीकारक पदार्थ या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीयकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के ऑक्सीकारक पदार्थ का उल्लेख किया गया है। पहला है क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा है अम्लीयकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों प्रकार की ऑक्सीकारक पदार्थ क्या करते हैं कि ये अल्कोहल में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं और इसको अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं एथिल अल्कोहल का। एथिल अल्कोहल को जब क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीयकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म किया जाता है तो ये बनाता है एसिटिक अम्ल, यानी अल्कोहल जो है ये ऑक्सीजन प्राप्त करके एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। संकलन अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक प्रकार का ही पदार्थ बनाता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथीन हाइड्रोजन से संयोग करके एथेन बनाता है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथीन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके एथेन बनाता है।
इस प्रकार इसमें हम क्या देख रहे हैं कि दो प्रकार का पदार्थ यानी एथीन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके केवल एक ही प्रकार का पदार्थ एथेन बनाता है। तो ये एग्जाम्पल जो है ये संकलन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। अब हम जानेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। इसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। जब मेथेन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन करती हैं। अब जरा इक्वेशन पर एक नजर हम डालते हैं। मेथेन और क्लोरीन के मिश्रण को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या होता है, क्लोरीन परमाणु मेथेन से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देती हैं और इस प्रकार बनता है CH3Cl और इसे मेथिल क्लोराइड कहा जाता है। इसके अलावा बनता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में हम क्या देख रहे हैं कि मेथेन का हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया जाता है क्लोरीन परमाणु के द्वारा और इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एथनॉल। एथनॉल क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। एथनॉल एक कार्बनिक यौगिक है। सामान्यतः एथनॉल को अल्कोहल कहा जाता है तथा यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। साधारण रूप से एथनॉल को अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है और ये सभी अल्कोहली पेय पदार्थ जितने भी प्रकार की अल्कोहली पेय पदार्थ हैं उसका एक महत्वपूर्ण अवयव होता है एथनॉल। इसे एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एथनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH और इसे एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। एथनॉल एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि में किया जाता है। एथनॉल का उपयोग टिंक्चर आयोडीन के निर्माण में, कफ सिरप के निर्माण में और टॉनिक के उत्पादन में किया जाता है। एथनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। शुद्ध एथनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है, इसलिए लोग इसमें जल मिलाकर सेवन करते हैं। आमतौर पर एथनॉल जो है ये एक अल्कोहली पेय पदार्थ है, परंतु इसका शुद्ध रूप का सेवन नहीं किया जाता है क्योंकि एथनॉल की थोड़ी सी भी अगर मात्रा शुद्ध रूप में प्रयोग किया जाए तो यह हमारे शरीर के लिए घातक हो सकती है। इसीलिए लोग एथनॉल का सेवन करते हैं तो उसमें जल मिलाकर इसका सेवन करते हैं। हालांकि अल्कोहल पीना समाज में निंदनीय है और यह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती हैं। आमतौर पर अल्कोहल हमारे समाज में प्रचलित है, बहुत सारे लोग अल्कोहल पीते हैं, परंतु ये समाज में निंदनीय है और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी हानिकारक होती है। अब हम देखेंगे एथनॉल की कुछ रासायनिक गुण यानी एथनॉल की अभिक्रियाएं। एथनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथनॉल और सोडियम आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं। साथ में CH3CH2ONa का भी निर्माण होता है और इससे कहा जाता है सोडियम एथोक्साइड। इस प्रकार एथनॉल और सोडियम आपस में अभिक्रिया करके सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। एथनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। जब हम एथनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एथनॉल से जल निकल जाता है और इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहा जाता है और इस प्रकार एथनॉल के निर्जलीकरण से एथीन बनता है। एथनॉल का रासायनिक सूत्र होता है CH3CH2OH और जब इससे सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो इसका निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है, यानी एथीन के अलावा जल के अणु का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार एथनॉल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके जल के अणु का निर्माण करते हैं। अगला टॉपिक है सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है।
जैसा कि हम जानते हैं कि अल्कोहल पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब अधिक मात्रा में एथनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। हमारी शरीर एक मशीन की तरह कार्य करती है। इस शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं और इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचयी प्रक्रिया कहा जाता है। एथेनॉल के अधिक सेवन से हमारे शरीर की उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा हमारे शरीर की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कमजोर हो जाती है। इसके सेवन से समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, अनिद्रा और भाव शून्यता आती है। हालांकि इसके सेवन से व्यक्ति राहत महसूस करता है, लेकिन उसके सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। इस प्रकार अल्कोहल जो है वह सजीव प्राणियों के लिए हानिकारक होती है। अब तक के डिस्कशन में हमने ये देखा कि एथेनॉल हमारी अल्कोहलिक पेय पदार्थों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अलावा एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक भी है। विभिन्न प्रकार की औद्योगिक क्रियाओं में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है ताकि इससे यह पीने योग्य न रह जाए। चूंकि एथेनॉल जो है वह एक पीने योग्य अल्कोहल है, लेकिन औद्योगिक उपयोग में एथेनॉल के साथ एक जहरीला पदार्थ यानी मेथनॉल मिला दिया जाता है ताकि यह पीने योग्य न रहे और इसका दुरुपयोग औद्योगिक क्षेत्र में न हो सके। मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एथेनॉल और मेथनॉल दोनों अल्कोहल हैं। एथेनॉल का उपयोग हम अल्कोहलिक पेय पदार्थों में करते हैं, परंतु मेथनॉल एक अल्कोहल होते हुए भी इसका उपयोग पेय पदार्थों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेथनॉल एक जहरीला पदार्थ है और इसकी थोड़ी सी मात्रा लेने पर भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ईंधन के रूप में एथेनॉल। एथेनॉल का प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। चूंकि गन्ना जो है ये सूर्य के प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सबसे अधिक सक्षम होता है। गन्ने के रस का किण्वन करके एथेनॉल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उससे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि अल्कोहल जो है ये एक ईंधन के रूप में भी कार्य कर सकता है, इसीलिए बहुत सारे देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर इससे एक स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। एथेनॉल का ईंधन के रूप में उपयोग एक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पर्याप्त ऑक्सीजन के साथ जलकर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। इसके अलावा कोई भी दूसरे हानिकारक गैस ये उत्पन्न नहीं करता है। अगला कार्बनिक यौगिक का नाम है एथेनोइक अम्ल। अब हमें एथेनोइक अम्ल के बारे में जानकारी लेना है। सामान्यतः इससे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल के 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है एवं इससे अचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एसिटिक अम्ल का 3 से 4% जलीय विलयन ले लें तो इससे सिरका कहा जाएगा और सिरका का उपयोग अचार के परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं। एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया से एस्टर निर्मित होते हैं। CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल CH3CH2OH ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। CH3COOCH2CH3 और इसके अलावा जल के अणु का निर्माण भी होता है। इस प्रकार एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल आपस में अभिक्रिया करके एस्टर और जल के अणु का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल यह अभिक्रिया करती हैं NaOH से यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से
और इस प्रकार इन दोनों के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है CH3COONA, जिससे सोडियम एसीटेट कहा जाता है। और इसके अलावा जल के अणु का भी निर्माण होता है। इस प्रकार एथेनोइक अम्ल जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। अगला रिएक्शन इस प्रकार है कि एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण करते हैं। CH3COOH यानी एथेनोइक अम्ल ये Na2CO3 के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप CH3COONA और जल के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एथेनोइक अम्ल जो है वह कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके CH3COONA, जल के अणु और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। अब अगला टॉपिक है साबुन और अपमार्जक यानी सर्फ्स एंड डिटर्जेंट्स। अधिकांश मैल तैलीय होते हैं और तेल पानी में अघुलनशील होते हैं। हम कपड़ों की साफ सफाई करने के लिए साबुन या फिर अपमार्जक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैल जो होता है वह तैलीय होते हैं और तेल पानी में अघुलनशील होते हैं। लेकिन साबुन या अपमार्जक के उपयोग से ये तैलीय मैल आसानी से निकल जाते हैं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन अणु का आयनिक भाग जल से तथा कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है। साबुन का अणु दो भाग वाला होता है। पहला भाग आयनिक होता है और दूसरा भाग कार्बन श्रृंखला वाले भाग होते हैं। साबुन अणु का आयनिक भाग जल के साथ क्रिया करते हैं, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। इस प्रकार साबुन अणु जो है वह मैल को आसानी से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करती हैं। जल में साबुन के अणु मिसेल संरचना तैयार करती हैं। इसमें क्या होता है कि तेल की जो बूंदें होती हैं ये साबुन के अणु चारों ओर से घेर लेती हैं। साबुन के अणु का जो कार्बन श्रृंखला वाले भाग होते हैं ये तेल की अणु के साथ क्रिया करती हैं, जबकि साबुन के अणु का जो आयनिक भाग होता है ये जल की अणु के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो इस प्रकार मिसेल संरचना तैयार करती हैं और इस प्रकार कपड़ों की सफाई मिसेल संरचना के परिणाम स्वरूप होती है। तो हम लिख सकते हैं कि मिसेल में साबुन अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। कठोर जल के साथ साबुन का आचरण। आपने यह अनुभव किया होगा कि कुछ ऐसे जल होते हैं जहां साबुन आसानी से झाग उत्पन्न करता है, लेकिन कुछ ऐसे जल होते हैं जहां साबुन आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करता है। इस प्रकार का जल जिसमें साबुन मुश्किल से झाग उत्पन्न करता है कठोर जल कहलाता है। वैसा जल जिसमें साबुन बहुत ही मुश्किल से झाग उत्पन्न करता है कठोर जल कहलाता है। कठोर जल में अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। आपने ये देखा होगा कि कठोर जल में साबुन बहुत मुश्किल से झाग उत्पन्न करता है। इसका कारण यह है कि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण साबुन के साथ अभिक्रिया करता है और यही कारण है कि अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करने पर ही झाग उत्पन्न होता है। इस प्रकार के समस्या के समाधान हेतु अपमार्जक यानी डिटर्जेंट्स का उपयोग किया जाता है। तो कठोर जल में झाग उत्पन्न कराने के लिए एक विशेष प्रकार के मानव निर्मित पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अपमार्जक यानी डिटर्जेंट्स कहा जाता है। सामान्यतः अपमार्जक का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में किया जाता है। यही कारण है कि शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद जो होते हैं वह कठोर जल में भी आसानी से झाग उत्पन्न करते हैं।
फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए हमने पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश किया और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।